Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले जरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हम कॉन्सेप्ट देख लें और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि प्लांट्स में ये कैसे परफॉर्म होगा। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन साइज एंड mass of an organism. Increase in size and mass of an organism is called growth. किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज और मैस अगर इंक्रीज होता है तो इसे ग्रोथ कहा जाता है। जबकि इसके मुकाबले में डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इससे कदे थोड़ा सा मुख्तलिफ फेनोमेनॉन है। डेवलपमेंट को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, डेवलपमेंट इज सीरीज ऑफ चेंजेस। एग्जैक्टली, शायद ये बात हमने पहले भी कही थी कहीं। वेल डन। तो सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम simpler to complex form. So complex form की तरफ जब एक ऑर्गेनिज्म टर्न करता है तो इसका मतलब है वो डेवलप कर रहा है। और इस डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी चेंजेस आती हैं, जो कि एक पूरा एक सीरीज ऑफ चेंजेस पर मुश्तमिल प्रोसेस है, इसमें जितनी भी चेंजेस आती हैं उनमें से एक चेंज ग्रोथ भी होती है। तो इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट आज हम प्लांट्स के मुतालिक डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ परफॉर्म होती है वो 4 फेजेस में परफॉर्म होगी। प्लांट्स में 4 फेजेस के अंदर ग्रोथ परफॉर्म होती है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। और वो फेजेस ऑफ ग्रोथ कौन कौन से हैं? उनमें से एक फेज होगा सेल डिवीजन फेज, जिसमें सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेल डिवीजन फेज, क्योंकि इंक्रीज इन मैस के लिए जरूरी है कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस हों। और न्यू सेल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? सेल डिवीजन के जरिए। सेल डिवीजन के बाद जो नए सेल्स पैदा होते हैं वो इलोंगेट करते हैं। देयरफॉर द सेकंड फेज इज सेल इलोंगेशन या सेल इनलार्जमेंट। सेल इलोंगेशन या फिर इसे सेल इनलार्जमेंट कहा जाता है। सेल इनलार्जमेंट। तो इस फेज के दौरान सेल वाटर गेन करते हैं। वाटर गेन करके वो टर्जिड होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर नया प्रोटोप्लाज्म बनता है, इस तरह से वो इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर तीसरे फेज में, जिसे कहते हैं सेल मैचुरेशन। सेल मैचुरेशन, तो मैचुरेशन एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेते हैं। मैक्सिमम साइज यानी इसमें कोई सेल्स थोड़े से ज्यादा बड़े हो जाएंगे, कोई थोड़े छोटे रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो एपिडर्मल सेल्स है वो लार्ज हो जाते, वो छोटे रह जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स ये स्मॉल रह जाते हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं होते। इसके मुकाबले में वेसल्स और ट्रैकीड जो जाइलम के सेल्स हैं, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, ये एलोंगेट कर जाते हैं, बिकम लार्ज। तो ये बड़े हो जाते हैं, ये छोटे रह जाते हैं। तो ये सेल मैचुरेशन कहलाता है, यानी साइज के लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला मरहला आता है जिसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसा फेज है जिसमें सेल अब फंक्शनली भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे, यानी हर एक सेल एक अपना अलग फंक्शन अटेन कर लेगा और उसी फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो जब सेल इस तरह फंक्शनली एक दूसरे से यूनिक हो जाएं तो इस इवेंट को सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यूं ग्रोथ टेक प्लेस हो रही होती है, नए ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे होते हैं जिनमें पहले सेल डिवीजन के जरिए एक मैस प्रोड्यूस होगा और उसके बाद फिर वो आगे साइज में बड़ा होना शुरू होगा और फिर फाइनल उसकी मैचुरेशन होती है। कोई सेल बड़ा, कोई छोटा रह जाएगा और आखिर में सेल्स अपना फंक्शन अटेन कर लेंगे, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज वजूद में आ जाएंगे और वो
ऑर्गन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो जिस ऑर्गन में भी ग्रोथ होती है प्लांट बॉडी के अंदर, तो इन 4 फेजेस से गुजर कर वो ग्रोथ कंप्लीट होगी। अच्छा, एज फार एज द रेट ऑफ ग्रोथ इज कंसर्न, तो प्लांट के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ वो थ्रू आउट द लाइफ वेरी करता है। असल में शुरू में जब ये प्लांट ने लाइफ का आगाज किया होता है, सीड से एक छोटा सा सीडलिंग ओरिजिनेट होता है, तो उस वक्त रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो होता है, क्योंकि अभी वो जितना भी उसके पास स्टोर्ड फूड है उसी पर उसका रिलाय होता है, नया फूड अभी बन नहीं रहा होता है, तो रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो। बट ग्रेजुअली द रेट ऑफ ग्रोथ बिकम्स फास्ट, बहुत रैपिड ग्रोथ अब परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, रेट ऑफ ग्रोथ बिकम्स फास्ट, और फिर एक स्टेज पर पहुंचकर फिर दोबारा ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाएगा। यानी जब ये अपनी फाइनल एज को पहुंचने वाले होंगे प्लांट्स, तो इस तरह से रेट ऑफ ग्रोथ फिर दोबारा स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ इस तरह थ्रू आउट द लाइफ वेरी करता है, लाइफ के स्टार्ट में स्लो, फिर मिड लाइफ में दरमियान में आकर, या कुछ थोड़े अरसे के बाद जब लाइफ का आगाज हुआ था उसके कुछ अरसे के बाद ये फास्ट हो गया, और एट द एंड ऑफ द लाइफ अगेन रेट ऑफ ग्रोथ बिकम स्लो। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है ना, वो कुछ इस तरह से ग्रोथ होती है कि प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ न्यू ऑर्गन्स ऐड होते रहते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ। प्लांट की इस ग्रोथ को क्या कहते हैं? ओपन ग्रोथ। व्हाट इज ओपन ग्रोथ? ओपन ग्रोथ ये प्लांट का एक यूनिक ग्रोथ पैटर्न इन विच दे कीप ऑन एडिंग न्यू ऑर्गन्स थ्रू आउट द लाइफ। दिस इज अ यूनिक पैटर्न ऑफ प्लांट ग्रोथ, पैटर्न ऑफ plant growth in which they keep on adding new organs throughout the life। यानी आपने देखा होगा कि प्लांट थ्रू आउट द लाइफ नए लीव्स पैदा करता रहता है, नई रूट्स उसकी निकलती रहती हैं, न्यू ब्रांचेस उसकी निकलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफा जितने लीव्स बनने थे बन गए, उसके बाद दोबारा नहीं निकलेंगे। जैसे आप देखिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास हमारे 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, अगर कट गई तो दोबारा नहीं आएंगे। 2 आंखें अगर एक निकल गई तो दोबारा नहीं आएगी। 2 कान हैं, एक चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। पूरी जनरेशन। जी बिल्कुल। लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई मसला नहीं है, वो सारी उम्र नए लीव्स, नई रूट्स, नए बर्ड्स, नए फ्लावर्स पैदा करता रहता है। ऐसा है ना? तो ये एनिमल्स के मुकाबले में ये जो एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ आप देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर, अ यूनिक पैटर्न ऑफ प्लांट ग्रोथ इन विच दे कीप ऑन एडिंग न्यू ऑर्गन्स थ्रू आउट द लाइफ, दिस इज कॉल्ड ओपन ग्रोथ। तो ये ओपन ग्रोथ एक खास किस्म की ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर। अच्छा, अब ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, वहां पर तो ग्रोथ पूरी बॉडी में हो रही होती है, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ खास जगहों पर कन्फाइंड होती है। इन लोअर प्लांट्स या जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लोअर प्लांट से यहां पर मतलब है द प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, या जिनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स भी कहते हैं। तो ये लोअर प्लांट या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, इनमें क्या होगा? ग्रोथ कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी। ग्रोथ can occur anywhere in the body, anywhere in the body, कहीं पर भी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन हायर प्लांट्स में इसके बरक्स क्या होगा? हायर प्लांट्स में ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन्स में होगी, हर जगह ग्रो करने के काबिल नहीं होती। इन हायर प्लांट्स, जो ट्रू प्लांट्स होते हैं, इन हायर प्लांट्स या जो ट्रू प्लांट्स हैं, the growth is confined to specific regions of the plant body. Growth is confined to specific regions of the plant body. ठीक है, confined का मतलब है कि एक जगह पर वो महदूद हो गई ना, ग्रोथ हर जगह पर नहीं हो रही, वो महदूद हो गई है ग्रोथ सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स पर, स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है, ग्रोथ इज confined to specific regions of plant body। जबकि लोअर प्लांट्स में, जैसे आपको मैंने बताया कि लोअर प्लांट्स में उसकी बॉडी का हर एक पार्ट कैपेबल होता है ग्रो करने के लिए। हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं है, ग्रोथ लिमिटेड हो गई है
कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ग्रो कर सकेंगे, बाकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? हायर प्लांट्स में ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल हायर प्लांट्स के अंदर जो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आपने रीजन बताना है, ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन या ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ड्यू टू हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे मुराद ये है कि उनमें टिश्यूज जो है ना वो ज्यादा स्पेसिफिक हो गए। यानी पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा है कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत थोड़े से टिश्यूज हैं और उन्हीं से सारा काम लिया जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे प्लांट्स ज्यादा डेवलप्ड होते जा रहे हैं, हायर प्लांट्स बनते जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो डिवाइड होती जा रही हैं कि भाई इन टिश्यूज ने, इन सेल्स ने ये काम करना है, इन सेल्स ने ये काम करना है। तो इस तरह से फंक्शन डिवाइड हो गए हैं। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन भी आप कह सकते हैं। तो हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन या फिर डिवीजन ऑफ लेबर, इसको आप डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ लेबर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कि इनमें जो वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब ज्यादा हो गई है, तो उससे ग्रोथ का जो फंक्शन है वो भी कुछ सेल्स के हिस्से में आ गया। तो हायर प्लांट्स के ये जो पर्टिकुलर रीजन्स जहां पर ग्रोथ होती है ना, उन रीजन्स को कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। उन रीजन्स को क्या कहते हैं? ग्रोइंग पॉइंट्स। व्हाट आर ग्रोइंग पॉइंट्स? Growing points are the regions of the higher plants which are capable of growth. Growing points उन्हें कहा जाएगा। The specific regions in plant body which are capable of growth. Which are capable of growth. Which are capable of growth. So ये प्लांट बॉडी के स्पेसिफिक रीजन्स जो ग्रो करने के काबिल हैं, जहां पर ग्रोथ पॉसिबल है, उसे ग्रोइंग पॉइंट कहा जाएगा। और ये ग्रोइंग पॉइंट ही क्यों ग्रो कर पा रहे हैं, बाकी जगहों पर ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, ऐसी क्या वजह हुई, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तो दरअसल ग्रोइंग पॉइंट में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स हैव सम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर ग्रोथ। दे हैव सम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर ग्रोथ। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर ग्रोथ। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर ग्रोथ जो इन ग्रोइंग पॉइंट्स में प्रेजेंट हैं वो कौन से टिश्यूज हैं? एक्चुअली दोस टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उन टिश्यूज को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर इनको कॉमनली मेरिस्टेम्स भी कहा जाता है। मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेमेटिक tissues or meristems are the tissues which are specialized for growth and they are actually found in the growing point. Therefore, these growing points are capable of growth. तो आपने देखा कि जैसे जैसे प्लांट्स में डेवलपमेंट हुई वो ज्यादा एडवांस प्लांट्स बने, उनके अंदर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हुई, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज हुई, तो उससे फिर ये जो ग्रोथ का फंक्शन था वो कन्फाइंड हो गया टू स्पेसिफिक रीजन्स। और वो स्पेसिफिक रीजन्स जिनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कह रहे हैं उनके अंदर खास किस्म के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप हो गए हैं। दोज टिश्यूज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या उनको मेरिस्टेम्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो हमने फर्दर अब ये मेरिस्टेम्स के हवाले से डिस्कशन करना है। मेरिस्टेम्स को कैसे आप डिफाइन करेंगे? व्हाट आर मेरिस्टेम्स? तो यू कैन से दैट मेरिस्टेम्स आर द सेल्स विच हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, टिश्यूज विच हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन। असल में प्लांट के जितने भी टिश्यूज हैं, each of them is not capable to divide. This division property is limited to some specific tissues, और वो specific tissues दरअसल meristematic tissues हैं। Where the meristems are present, where these meristematic tissues are present in the plant body, so meristematic tissues को हम further classify कर सकते हैं based upon location as well as based upon origin। दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन मुमकिन है। बेस्ड अपॉन लोकेशन भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और बेस्ड अपॉन ओरिजिन। बेस्ड अपॉन लोकेशन अगर आप इसको क्लासिफाई करते हैं
बेस्ड अपॉन लोकेशन इन प्लांट बॉडी, कि प्लांट में ये कहाँ मौजूद होते हैं। तो आप इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर पाएंगे। उनमें से एक ग्रुप कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरे ग्रुप को कहा जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरी टाइप को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। बाज़ औक़ात ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम को भी लेटरल मेरिस्टेम में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये लोकेशन के लिहाज से 3 किस्म के मेरिस्टेम्स हैं। बेस्ड अपॉन ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। बेस्ड अपॉन ओरिजिन देयर आर 2 टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स। इनमें से एक को कहा जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम्स, प्राइमरी मेरिस्टेम्स, और दूसरी टाइप को कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर दोस दैट ओरिजिनेट फर्स्ट, यानी पहले जो मेरिस्टेम ओरिजिनेट हो वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, और जो बाद में ओरिजिनेट हो आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम ओरिजिनेट होगा उसको कहा जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। या इन अदर वर्ड्स प्राइमरी मेरिस्टेम ये जब एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है उसी वक्त प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम एट लेटर स्टेज इट विल बी डेवलप। अच्छा, इन को फर्दर अगर हम देखें इनकी एग्जांपल, तो आप देखिए कि एपिकल मेरिस्टेम जो अभी मैंने बताया कि ये लोकेशन के लिहाज से एक मेरिस्टेम की किस्म है। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं? मिसाल के तौर पर ये हम एक एपेक्स दिखा रहे हैं। एपेक्स का मतलब होता है टिप। दिस इज शूट एपेक्स, शूट एपेक्स। इसी तरह से रूट एपेक्स भी हो सकती है। तो शूट एपेक्स ये जैसे जैसे ये ग्रो करती जा रही है ना, तो दरअसल ये क्यों ग्रो कर रही है? देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच डिवाइड इटसेल्फ टू फॉर्म फर्दर एक्सटेंशन इन द शूट। ये शूट ऊपर इसी मेरिस्टेम की वजह से ग्रो कर रही है। सो दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम को आप क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम? द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट इन द शूट एपेक्स या रूट एपेक्स। जैसे जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम ऊपर ग्रो करता जाता है तो एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ के जरिए नए टिश्यूज ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। उनमें से कई एक परमानेंट टिश्यूज हैं जो डिवाइड नहीं करते, और कई एक इनमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी हैं जो फर्दर डिवाइड करेंगे। तो जो इनमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओरिजिनेट हो रहे हैं वो 2 किस्म के हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे हैं जो कि मौजूद होंगे यहाँ पर इस तरह थोड़े थोड़े से वक्फे से ये यहाँ पर सेपरेट होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जब एपेक्स इस जगह पर थी तो उस वक्त ये थोड़े से सेल्स इस एपेक्स से सेपरेट हो गए थे और वो इसी जगह पर रुक गए और बाकी एपेक्स ऊपर ग्रो कर गई। इसी तरह से ये एपेक्स जब ये इस पॉइंट पर थी तो इसी तरह से कुछ सेल्स यहाँ से सेपरेट होकर रुक गए थे यहाँ पर, और बाकी एपेक्स यहाँ तक ग्रो करके गई। तो फिर कुछ सेल्स यहाँ पर रुक गए, अब ये यहाँ पर ग्रो करके गई। अब फिर यहाँ से कुछ सेल्स यहाँ पर रुक जाएंगे और बाकी सेल्स इसके ऊपर ग्रो करते चले जाएंगे। यानी ये जो एपेक्स है ना, हर थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ सेल्स को यहाँ पर लूज करती जा रही है। ये सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होते हैं, जो थोड़े थोड़े वक्फे से यूं लॉस हो जाते हैं फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। नाउ दीज आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनको क्या कहा जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लोकेशन क्या बताई जाएगी? जैसे आपने एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन बताई कि एपिकल मेरिस्टेम्स आर फाउंड एट द एपेक्स, ये तो बताया आपने कि ये एपेक्स पर मौजूद हैं, फाउंड एट द एपेक्स। जबकि आप इसकी लोकेशन क्या बताएंगे? तो इसकी लोकेशन आप बताएंगे कि दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, एट द बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड, व्हाट इज इंटरनोड? एक्चुअली इंटरनोड कहते हैं 2 नोड्स के दरमियान जो रीजन है। याद रखिए कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, तो इसी इंटरकैलरी मेरिस्टेम से कोई बड ओरिजिनेट होनी है। तो ये जगह जहां से बड ओरिजिनेट होनी है उस जगह को कहते हैं नोड। सो दिस इज एक्चुअली द नोड, नोड। और ये भी जाहिर है कि एक नोड है। तो 2 नोड्स के दरमियान जो रीजन होता है उसे कहते हैं इंटरनोड।
नोड किसे कहते हैं और इंटरनोड किसे कहते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लोअर क्लासेस में आप ये कॉन्सेप्ट जरूर सीख के आए होंगे, लेकिन दोबारा आपको बता देते हैं कि नोड किसे कहते हैं। नोड इज द रीजन ऑफ स्टेम, नोड द रीजन ऑफ स्टेम विच गिव राइज बर्ड, ब्रांच और फ्लावर। ठीक है, द रीजन ऑफ स्टेम विच गिव राइज बर्ड, जैसे कोई बर्ड ओरिजिनेट हो, लीफ ओरिजिनेट हो, फ्लावर ओरिजिनेट हो, या कोई और ब्रांच ओरिजिनेट हो, उस रीजन को क्या कहते हैं, नोड। एंड व्हाट इज इंटरनोड, द रीजन बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स, दो नोड्स के दरमियान रीजन को इंटरनोड कहा जाएगा। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की आपने लोकेशन पॉइंट आउट करनी है कि दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की बेस में मौजूद हैं, या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि दे आर प्रेजेंट एट द नोड, ऐसे भी कह सकते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द नोड या बेस ऑफ इंटरनोड, दोनों बातें ठीक होंगी। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लोकेशन हो गई। तो अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कौन से हैं। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता जा रहा था, तो मैंने आपसे कहा कि एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स यहाँ से लॉस होते जा रहे हैं और वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के साथ थोड़े थोड़े इंटरवल पर यूं रुक जाएंगे और फिर फर्दर यहाँ पर रहते हुए वो ग्रो करेंगे, तो इनको तो कहा जाएगा इंटरकैलरी। बिल्कुल इसी तरह एपिकल मेरिस्टेम के ही कुछ सेल्स ये लेटरल साइड पर, लेटरल साइड का मतलब है कि जो साइडें होती हैं स्टेम की, वहां पर ही कन्फाइंड होते जाते हैं और ये इस तरह से बैंड्स फॉर्म कर रहे हैं। यानी अगर हम यहां से सेक्शन कट करके देखें ना, देखो यहां से अगर हम ये सेक्शन को कट करें ऐसे करके, तो यू विल सी दैट दिस टाइप ऑफ सेक्शन, इसमें देखो ये आउटर मोस्ट लेयर आपको यूं इस तरह से नजर आ रही है, आउटर मोस्ट लेयर, और उस आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनमें से ये जगह जगह पर ये कुछ सेल्स यहां पे ऐसे बैंड्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये यहां पे यूं साइडों पे मौजूद हैं। ये लेटरल मेरिस्टेम साइडों पे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये किस पॉइंट पे मौजूद हैं, ये दरअसल जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद हैं। ये देखो मैं यहां से इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है कि बाहर की तरफ है फ्लोएम, फ्लोएम इज लोकेटेड एट आउटर रीजन और जाइलम इज प्रेजेंट एट द इनर रीजन, और दरमियान में क्या है, दरमियान में ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्चुअली द लेटरल मेरिस्टेम। इन्हें कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये मेरिस्टेम की टाइप है वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये अंदर देखिए जाइलम है। सर क्वेश्चन है, ठहर जो 2 मिनट ठहरो, पकड़े रखो उसको। अच्छा बेटे, तो ये देखो ये क्या है, ये जाइलम, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम, और दरमियान में जो टिश्यू आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम, और ये वेस्क्यूलर कैम्बियम असल में लेटरल मेरिस्टेम है। दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम कहां से ओरिजिनेट हुआ, लेटरल मेरिस्टेम ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि लेटरल मेरिस्टेम इस तरह लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन आप क्या बताएंगे, लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, और जबकि इंटरकैलरी एट द बेस ऑफ द इंटरनोड या एट इंटरनोड, और एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप। अब देखो मैंने वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का जिक्र किया था वो कहाँ है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम ये एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम इज इनफैक्ट द प्राइमरी मेरिस्टेम। यही चीज प्राइमरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये शुरू से पाई जा रही है, प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन इसके अलावा ये जो इंटरकैलरी और ये लेटरल मेरिस्टेम देखें, ये दोनों सेकेंडरी हैं बिकॉज दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्राइमरी। ये शुरू से मौजूद नहीं थे, ये बाद में ओरिजिनेट हुए, इस वजह से इसे भी सेकेंडरी कहेंगे आप, सेकेंडरी, और इसे भी आप सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों सेकेंडरी नेचर के हैं मेरिस्टेम्स। हाँ जी बेटा, तो अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसमें दोनों ग्रोथ होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी उसकी तरफ आते हैं हम। ग्रोथ का अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बयान किया। प्लांट बॉडी के अंदर ये जो ग्रोथ है ना, इसको हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से एक टाइप को कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, 2 किस्म की ग्रोथ होती है प्लांट में, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ,
जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये पहले स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट्स फर्स्ट, यानी राइट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ। फर्स्ट से मतलब है राइट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ से ये शुरू हुई है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहते हैं? विच स्टार्ट्स लेटर इन लाइफ, स्टार्ट्स लेटर इन लाइफ, जो जिंदगी में बाद में ग्रोथ शुरू हो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाएगा, यानी आफ्टर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, आफ्टर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। तो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के बाद जो ग्रोथ स्टार्ट होगी दैट विल बी द सेकेंडरी ग्रोथ, और जो ग्रोथ एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाए उसे प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पहले लेंथ में इजाफा होता है प्लांट बॉडी की या विड्थ में इजाफा होता है? जैसे ही आप एक सीड को प्लेस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी या उसकी विड्थ इंक्रीज करेगी? व्हाट डू यू थिंक? ये इस तरह से वर्टिकल ग्रोथ पहले होगी या फिर ये वाली जो ग्रोथ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, यानी जिसमें विड्थ में इजाफा हो रहा है, ये पहले होगी? जी, वर्टिकल ग्रोथ पहले होगी। ठीक है, तो इस वजह से प्राइमरी ग्रोथ को हम ये वर्टिकल ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले हो रही है ना, तो इस वजह से प्राइमरी ग्रोथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज कि ग्रोथ अलोंग द लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? दिस इज ग्रोथ अलोंग द लेंथ, ग्रोथ अलोंग द लेंथ, या फिर इसको आप कहें ग्रोथ अलोंग द लेंथ या इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी, और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी, जिसको आप वर्टिकल ग्रोथ भी कह रहे हैं या वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, तो ये है प्राइमरी ग्रोथ। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ? तो सेकेंडरी ग्रोथ इज ग्रोथ अलोंग, ये किसके अलोंग हो रही है? ग्रोथ अलोंग विड्थ, अलोंग द विड्थ। विड्थ के अलोंग जो ग्रोथ होगी उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाएगा, या फिर आप इसको इंक्रीज इन विड्थ भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन विड्थ, या फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी कह सकते हैं, यूं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है इसमें कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होगा? आपने अभी ये देखे मेरिस्टेम्स की डिफरेंट टाइप्स, तो प्राइमरी ग्रोथ में कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होगा? तो प्राइमरी ग्रोथ में लाजमी तौर पर एपिकल मेरिस्टेम इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी ग्रोथ की वजह से लेंथ में इजाफा हो रहा है ना, तो इस वजह से एपिकल मेरिस्टेम इज मेनली इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ इज अकॉम्प्लिश्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम, इट इज कैरिड आउट बाय एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है? उसमें फिर लेटरल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है भाई, ये क्लियर होगी बात? तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को आप इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, तो यूं आप डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ जी, अब आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया? Yes, sir. अब दोबारा पूछ लें अगर कोई कंफ्यूजन है तो। क्लियर? जी फरमाइए। सर, मौसम खजा में जब सब दरख्त के सारे लीफ झड़ जाते हैं तो प्लांट फूड की तरह से ऑब्टेन करता है, और फिर जब उस लीफ की वजह से ऑस्मोटिक पुल क्रिएट होता है। जब लीफ झड़ जाते हैं तो ऑस्मोटिक पुल नहीं क्रिएट होता, तो फिर रूट से बॉडी तक वाटर किस तरह जाता है? हाँ जी, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। अच्छा देखो, पहला जो सवाल है ना आपका, उसका जवाब ये है कि मौसम ख़िज़ा में जब उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो उसने बहुत सारा जमा किया होता है फूड, वो उसको फिर उस सीज़न के अंदर यूज़ करता है। और वो जमा कहाँ पे करता है? वो जमा ज़ाहिर उसके अपने स्टेम के अंदर करता है, अपनी रूट के अंदर उसको कर लेता है। तो ये जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, और उसके बाद फिर जब भी इस तरह का सीज़न हो जब उसमें फूड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो उस वक्त वो फूड इस्तेमाल में आ रहा होता है जो उसने अपने ग्रोइंग सीज़न के अंदर रिजर्व करके रखा था। ठीक है, ये आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही पहले सवाल के जवाब में? क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ज़रा दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। आपने दूसरा भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भाई
दूसरा सवाल जो मैं समझ पाया हूँ आपका, वो आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मौसम ख़ज़ा में पत्ते नहीं होंगे तो वहाँ से ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। तो हमने असेंट ऑफ सैप में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से फिर ये वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऐसा ही है ना। तो जब पत्ते नहीं होंगे ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा। तो जब ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होगा तो वो जो टैक्ट फोर्स थी वो तो लॉस हो गई। जब वो लॉस हो गई तो फिर ऐसी सूरत में उसके अंदर कंडक्शन कैसे हो रही है। तो असल में देखिए, आपको तो यहाँ पर सिर्फ अभी टैक्ट फोर्स पढ़ाई है ना हमने, टैक्ट फोर्स, लेकिन इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं असेंट ऑफ सैप की। असेंट ऑफ सैप में सिर्फ ये टैक्ट थ्योरी एक अकेली थ्योरी नहीं है, ये तो सिर्फ आपके कोर्स में टैक्ट थ्योरी इंक्लूड की हुई है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि टैक्ट थ्योरी ज़्यादा कंसिडरेबल फोर्स है, टैक्ट फोर्स इज मोर कंसिडरेबल फोर्स। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर ये सवाल उठाया, आज से बहुत पहले बहुत सारे लोग ये सवाल कर चुके हैं और उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि प्लांट के अंदर कुछ और भी फोर्सेस हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मसलन वो क्या है? मसलन उनमें एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो रूट के अंदर जनरेट होता है। ये भी उसी तरह ऑस्मोटिकली जनरेट होगा रूट के अंदर। ये भी एक किस्म का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ये रूट जाइलम सेल्स के अंदर ये प्रेशर जनरेट होता है और ये प्रेशर कहलाता है रूट प्रेशर। और ये प्रेशर भी वाटर और मिनरल्स को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है। लेकिन ये प्रेशर इतना हाई प्रेशर नहीं होता कि बहुत टॉल हाइटेड प्लांट्स तक ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचा सके। बहरहाल स्लोली ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर की जानिब मूव करवा रहा होता है। तो एक तो ये फोर्स है, और दूसरी इसके अलावा एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम इम्बाइबिशनल फोर्स। इम्बाइबिशनल फोर्स का मतलब है, इम्बाइबिशनल फोर्स असल में देखिए, कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, जैसे ये सपोज हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि जो वाटर लविंग हो। तो कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, उसको अगर आप पानी के नज़दीक रखें तो आप देखेंगे कि वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस वाटर को क्विकली एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि आपने ये एक टिश्यू पेपर जो है ये इस तरह से टेबल के ऊपर रखा, दिस इज टिश्यू पेपर। ठीक है, तो ये टिश्यू पेपर आपने जब रखा इस तरह से टेबल के ऊपर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिरा हुआ था, तो इसका ये एक एंड जो था ना, ये पानी के साथ टच हो गया। तो ये चूंकि हाइड्रोफिलिक के नेचर था तो इसने फौरन से वो वाटर सक कर लिया। ठीक है, वाटर फौरन से इसने सक कर लिया है। अब आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये पूरे का पूरा टिश्यू पेपर, जिसका बकाया सारा हिस्सा ये खुश्की पे मौजूद है, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता वो सारे का सारा वो वेट हो जाएगा, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। वो कैसे हुआ? असल में ये जो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है ना किसी भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में, इसे कहते हैं इम्बाइबिशन। इसे क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन। तो इस इम्बाइबिशन की वजह से, ये जो इम्बाइबिशन हो रही है इसमें, इसकी वजह से एक फोर्स बन रही है। तो दिस इम्बाइबिशनल फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट बॉडी। जैसे प्लांट के अंदर भी उसकी सेल वॉल के अंदर हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स मौजूद हैं, तो उन हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स की वजह से सेल वॉल टू सेल वॉल वाटर और मिनरल्स यूं एब्जॉर्ब होके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते चले जा रहे होते हैं। तो ये जो आपने अभी जिक्र किया ना कि खिज़ां के मौसम में ऐसे दरख्तों के अंदर जहां लीव्स गिर चुके हैं, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, वहां पर फिर ये वाटर कैसे मूव कर रहा है? तो ये वो दूसरी फोर्सेस हैं जो वहां पर उस वक्त काम कर रही होती हैं, बेशक लीव्स मौजूद ना भी हो, तो इस तरह से वो कंडक्शन जारी रहती है। समझ आई बात? अगर ये बेटे कंडक्शन बिल्कुल रुक जाए तो जाहिर है कि वो दरख्त तो मर जाएगा ना, फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ये कंडक्शन अंदर जारी रहती है उसके। क्लियर होगी बात? गुड। चलो जी, आज के यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.